हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए इसके पहले हम मॉडल सेट 27 तक देख लेते हैं। मॉडल सेट आज 28 से देखते हैं, 28 से। पहला है आधुनिक आवर्त सारिणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ये 18। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्ग, ये है वर्ग, ठीक है। और ये आवर्त है एस, इसको 36, इसको यानी परपेंडिकुलर यानी ऊर्ध्व पिछले सेट में बताया गया था, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वर्ग। तो ये कितने वर्ग है? ये 18 वर्ग है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ऐसे ऐसे करके कितना है? ये 18 वर्ग है, ठीक है। और ये देखिए इसके नीचे है आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो क्षैतिज अवस्था में जो होता है वो आवर्त होता है, यानी कितना है इसमें? 7 है। कितना? 7। तो ये 4 5 6 7 ये हो गया आवर्त, ठीक है। लेकिन वहीं परपेंडिकुलर बोलेगा तो ये वर्ग हो जाएगा। वर्ग हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। देखिए खनिज एवं अयस्क से जो धातु प्राप्त करते हैं ये है रॉ मटेरियल, ठीक है। खनिज और अयस्क जो है रॉ मटेरियल, इससे जो हम धातु प्राप्त करते हैं उसको, उस विधि को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म। इससे रिलेट करके याद रखेंगे, धातु निकालेंगे तो उसको धातु क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? धातु कर्म। और ये किससे निकालते हैं? खनिजों एवं अयस्कों से। धातु निकालेंगे खनिजों एवं अयस्कों से, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? धातु कर्म। धातु निकालेंगे तो धातु कर्म, इससे रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है रणनीतिक धातु कहा जाता है। ये देखिए रणनीतिक धातु है टाइटेनियम। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि रणनीतिक धातु कहा जाता है। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। अगला है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। जो भी अयस्क है, ये जो अयस्क है यानी रॉ मटेरियल है, इसमें जो अशुद्धि रहती है उसको गैंग बोलते हैं। यानी जो उसमें खराब मटेरियल रहता है उसको क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। यानी अशुद्धि को गैंग बोलते हैं, ठीक है। अशुद्धि को गैंग किसमें बोलते हैं? अयस्कों की अशुद्धि को गैंग बोलते हैं। आगे है अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है। देखिए जो भी अयस्क है, इसे जब हम गैंग को हटाते हैं तो उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है, फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्लक्स कहलाता है। यानी अयस्क में जब फ्लक्स मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? फ्लक्स। तो ये गैंग को क्या करता है? रिमूव कर देता है, नहीं गैंग को क्या कर देता है? हटा देता है। ये तो यहाँ पे अयस्क क्या हो गया? शुद्ध हो गया। जब अयस्क में जब गैंग मिला रहता है तो अशुद्ध रहता है, जब वहीं गैंग को फ्लक्स द्वारा हटा दिया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। आगे है गैंग एवं फ्लक्स से मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे गैंग प्लस फ्लक्स जब मिलते हैं तो मिला पदार्थ को कहते हैं धातुमल। क्या कहते हैं? धातुमल। यानी गैंग प्लस गैंग किससे मिलेगा? फ्लक्स से। यानी अयस्क में जब फ्लक्स मिलाएंगे तो गैंग और अयस्क गैंग प्लस फ्लक्स क्या होगा? मिलेगा। तो मिले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? धातुमल। क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं।
तो याद रखेंगे गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, धातु मल। और यहाँ पे हम खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो विधि है उसको धातु कर्म कहते हैं। यहाँ पे गैंग प्लस फ्लक्स मिल गया तो धातु मल कहलाया। आगे देख लेते हैं, हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर जो यहाँ पे दिया है हॉर्न सिल्वर क्या है, चांदी। हॉर्न सिल्वर क्या है, चांदी। हॉर्न सिल्वर अयस्क है, किसका अयस्क है, तो चांदी का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर, इसमें सिल्वर मिला हुआ है, इससे ध्यान में रखेंगे कि हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, तो चांदी का। आगे है हेवी स्पार अयस्क है, किसका, बेरियम का। ये डायरेक्ट याद करना है कि हेवी स्पेयर अयस्क किसका है, हेवी स्पार अयस्क किसका है, ये बेरियम का है। किसका है, बेरियम का। बेरियम का अयस्क क्या है, हेवी स्पार। हेवी स्पार क्या है, हेवी स्पार। स्पार किसका अयस्क है, ये बेरियम का। किसका है, बेरियम का। और हॉर्न सिल्वर किसका है, तो चांदी का। आगे है कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, यहाँ पे धातु है और ये नाइट्रोजन में जलती है, तो मैग्नीशियम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो धातु है नाइट्रोजन में क्या होती है, जलने लगती है। यहाँ से डायरेक्ट याद रखना है कि कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है, तो मैग्नीशियम। यानी Mg, जब Mg नाइट्रोजन में मिलते हैं तो जलने लगती है। आगे है लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने से जो बना पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं फेरिक या फेरस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक या फेरस ऑक्साइड। ऑक्सीकरण होगा तो जंग लगेगा, तो उसी से जब लोहा में जंग लगेगा तो उसको फेरिक या फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। आगे दिया है लोहे का शुद्धतम रूप है पीटवा लोहा। पीटवा जो लोहा होता है वो लोहे का शुद्धतम रूप है, यानी लोहे का अगर शुद्धतम रूप करेंगे तो पीटवा लोहा, क्योंकि लोहा में बहुत ऐसे पदार्थ मिला के उसका आयोनाइजेशन किया जाता है जिससे हमारा दूसरा मतलब ये लोहा का प्रकार बनता है। अगर शुद्ध रूप से कहेगा तो पीटवा लोहा। आगे है कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, FeS2 यानी फेरस सल्फाइड। यहाँ पे झूठा सोना का बात हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद करना है। FeS2 फेरस सल्फाइड। FeS2 ये झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। कौन सा, FeS2 को झूठा सोना के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, झूठा सोना के नाम से जानते हैं। FeS2 को झूठा सोना के नाम, झूठा सोना यानी फॉल्स सोना के नाम से जानते हैं। किसको, FeS2 को। आगे है तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं, तो ये गंधक को। डायरेक्ट याद रखना है कि तांबा के शत्रु किसे कहते हैं, तो गंधक को कहते हैं। किसको कहते हैं, गंधक को। तांबा के शत्रु किसे कहते हैं, गंधक को कहते हैं। तांबा के शत्रु किसको कहते हैं, गंधक को कहते हैं। आगे है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, ये अर्जेंटाइट से। अर्जेंटाइट से क्या किया जाता है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, यानी चांदी का जो निष्कर्षण है यानी चांदी किससे प्राप्त किया जाता है, किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। अयस्क का नाम क्या है, अर्जेंटाइट। क्या है, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट से क्या किया जाता है, ये चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। ये अर्जेंटाइट अयस्क है जिससे चांदी प्राप्त किया जाता है। डायरेक्ट याद रखेंगे, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो अर्जेंटाइट से। आगे हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। तो इससे याद रखेंगे हॉलमार्क किस पे लगाया जाता है, स्वर्ण आभूषणों पे लगाया जाता है हॉलमार्क्स। आगे है बेवकूफ़ों का सोना यानी फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आयरन पायराइट्स को फूल्स यानी बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। इसके ऊपर हम देखे थे झूठा सोना, इसके ऊपर क्या देखे थे, ये झूठा सोना किसको कहते हैं, FeS2 को। FeS2 को क्या कहेंगे, FeS2 को क्या कहेंगे, झूठा सोना। और यहाँ पे है फॉल्स यानी बेवकूफ़ों का सोना। यहाँ पे दो क्वेश्चन ये आ गया।
पहला था ऊपर झूठा सोना FeS2 को, यहाँ पे फुल्स गोल्ड यानी बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट को, आयरन पायराइट्स को कहते हैं बेवकूफ़ों का सोना। इसको आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। और यहाँ पे झूठा सोना यानी फॉल्स गोल्ड किसको कहते हैं? FeS2 को। फॉल्स गोल्ड यानी झूठा सोना FeS2 को, और यहाँ पे बेवकूफ़ों का सोना आयरन पायराइट्स को कहते हैं। यहाँ पे शुद्ध सोना का कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना रहता है? 75% रहता है। ये 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत रहता है 75%। 24 कैरेट का कोई भी गहना या ज्वेलरी नहीं बनाया जाता है, इसलिए इसमें 18 कैरेट का ही मिलाया जाता है। इसमें शुद्ध सोने का 75% का ही, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोना 75% ही मात्रा रहता है। मॉडल सेट है 29 नंबर। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग करते हैं। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीसा का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। आगे भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। थोरियम से नाभिकीय ईंधन तैयार किया जाता है जो भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सी? थोरियम। आगे है किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो इंसान या कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो प्राण वायु गैस ऑक्सीजन। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4 को क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहते हैं। आगे हीलियम की खोजकर्ता कौन है? लुकेयर। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीलियम के खोजकर्ता कौन थे? तो लुकेयर थे। आगे हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के जो नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक। आगे गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है। ये तो डायरेक्ट है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या है? हल्की गैस है। आगे है पेट्रोल मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का। यहाँ पे देखिए ये क्या है? पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो यहाँ पे याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। आगे है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी वैक्स को क्या कहते हैं? पैराफिन मोम कहते हैं। ये पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम को कहते हैं पैराफिन मोम। क्या कहते हैं? पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम को कहते हैं यानी वैक्स को कहते हैं पैराफिन मोम। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को प्राप्त होने वाले मोम को कहते हैं पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो यही टमाटर सॉस में ये एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाएगा। आगे स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल स्याही को धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। आगे है मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। मानव के जो गुर्दे होते हैं उसमें पत्थरी पाया जाता है जो किसका होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। आगे है कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का है। आगे है मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। आगे देखते हैं रबड़ उद्योग में बहुलता से प्राप्त होता है एनिलीन। ये रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। रबड़ उद्योग में किसका प्रयोग बहुलता से होता है? एनिलीन। एनिलीन किसका प्रयोग होता है? एनिलीन का प्रयोग कहाँ होता है? रबड़ उद्योग में। आगे है PVC का तात्पर्य क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC पॉली, P से पॉली, V से विनाइल और C से क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का अर्थ क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे है रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। यहाँ पे देखिए रेन कोट है, वर्षा से बचने के लिए जो कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट का बनाया जाता है। पॉलीकार्बोनेट से क्या बनाता है? रेन कोट बनाते हैं। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, जो मानव द्वारा प्रथम निर्मित कृत्रिम रेशा बनाया गया था, रेयॉन बनाया गया था। खुद मानव द्वारा
बनाया गया था कृत्रिम रेशा का नाम क्या है? रेयॉन। क्या है? रेयॉन। रेयॉन है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है रेयॉन। देखिए आगे है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या बनाएंगे? नायलॉन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ कौन है? एडिफिक अम्ल। क्या है? एडिफिक अम्ल, ये इम्पोर्टेंट है। नायलॉन बनाने के लिए जो कच्चा माल हम प्रयुक्त करते हैं वो क्या है? एडिफिक अम्ल। क्या है? एडिफिक अम्ल। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिफिक अम्ल। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिफिक अम्ल। इसके ऊपर था मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? रेयॉन। इसके नीचे है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिफिक अम्ल। आगे है नोबेल का तेल कहा जाता है किसको? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। इसको नोबेल का तेल कहा जाता है। नोबेल का तेल किसको कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नोबेल का तेल किसको कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। आगे है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। क्षार द्वारा जो तेल का जल अपघटन होता है उसको क्या कहते हैं? साबुनीकरण। आगे है, जीव विज्ञान के जनक यानी अरस्तु को। ये जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। मॉडल नंबर 13 यानी 30 नंबर 30 मॉडल नंबर देख लेते हैं। देखिए पहला है, इसमें वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। इसमें पीछे था जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। यहाँ पे है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। आगे है, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके विषाणु से होता है? वायरस से फुट एंड माउथ का रोग होता है विषाणु से। आगे, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? शैवाल के कारण। शैवाल के कारण क्या होता है? लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण ही होता है लाल सागर का लाल रंग। आगे है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोटिकुलस। वृक्ष के छाल पे जो उगने वाले कवक है इसको कहते हैं कोटिकुलस। क्या कहते हैं? कोटिकुलस। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकुलस। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोटिकुलस। आगे है, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। ये गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? ये कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस किससे कहते हैं? जो गोबर पर जनरली गोबर पर जो उगने वाले कवक है उसको कोप्रोफिलस कहते हैं। कोप्रोफिलस गोबर पर उगने वाले कवक है। और कोटिकुलस क्या है? कोटिकुलस वृक्ष के छालों पर उगने वाले कवक है कोटिकुलस, और गोबर पर उगने वाले कवक है कोप्रोफिलस। आगे है, जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोऑक्सी। हाइड्रा जहाँ भी यूज होगा वहाँ जल से रिलेटेड होगा। तो जल द्वारा जो परागण होता है इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। जल द्वारा जो परागण होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। आगे है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। क्या है? चिकोरी चूर्ण। क्या है? कॉफ़ी पाउडर के साथ जो मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। आगे है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा होता है? हरे पत्तियों द्वारा होता है। आगे है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल। ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल। पाइरुविक अम्ल ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल। आगे है, 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी। 2,4-D जनरली 2,4-D को क्या बोलते हैं? 2,4-D को खरपतवारनाशी बोलते हैं। आगे है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी।
पादप जो रोग है सबसे ज़्यादा अगर होता है किससे होता है, फफूंदी से होता है। सबसे ज़्यादा उत्तरदायी का पादप रोग होगा फफूंदी। आगे है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो हरे शैवाल के कारण होता है। देखिए ये चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है किसके कारण होता है, हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में भी रोग होता है, कौन सा रोग होता है, लाल रस्ट रोग, किसके कारण होता है, हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में भी रोग होता है, किसके कारण होता है, चाय में जो रोग होता है किसके कारण, ये चाय में कौन सा रोग होता है, लाल रस्ट रोग होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया, चाय में कौन सा रोग होता है, लाल रस्ट रोग होता है, किसके कारण होता है, हरे शैवाल के कारण होता है। सेकेंड क्वेश्चन, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण, हरे शैवाल के कारण। चाय में कौन सा रोग, तो लाल रस्ट रोग। आगे है नींबू का कैंकर रोग किसके, जीवाणु से। नींबू में एक कैंकर रोग होता है, कैंकर रोग कहाँ होता है, नींबू में। कैंकर रोग कहाँ होता है, नींबू में होता है, किसके कारण होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे है अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेंगे। ये अग्नि निर्जा रोग क्या है, सेब से। किससे संबंधित है, अग्नि निर्जा रोग क्या है, अग्नि निर्जा रोग सेब। अग्नि निर्जा रोग किससे रिलेटेड है, अग्नि निर्जा रोग किससे रिलेटेड है, सेब से। अग्नि निर्जा रोग किससे रिलेटेड है, सेब से। यहाँ चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी फफूंदी, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से, अग्नि निर्जा रोग सेब से। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, सेब से। आगे देखते हैं पत्तियों का जो हरा रंग प्रदान करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र, ये पारितंत्र है, कौन सा है, सागर। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभाव डालता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक योगदान किसका रहता है, SO2 का, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटस, यानी डॉक्टर से रिलेटेड है। डॉक्टर्स चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही न रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी नए फ्रेंड्स इसे जोड़कर इसका लाभ उठा सके। ये देखने में रेलवे यानी SPD रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन ये सभी के लिए, चाहे स्टेट PCS हो या अदर एग्ज़ाम जहाँ ये साइंस का क्वेश्चन आएगा, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डाला गया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।